नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय माता दी दोस्तों। मैं आरजे सागर आ चुका हूँ लेकर अपना वर्टिकल, जिसमें हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और अर्बन डेवलपमेंट की। और जैसे कि आप सभी को पता है कि 150 घंटे का लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव शो हम यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जी उसी सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं और मैं आया हूँ। अगेन बात होगी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। और अभी मेरे साथ इस सेगमेंट में मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अमित सेठ। डॉक्टर अमित सेठ के बारे में अगर आपको बताऊं तो डायरेक्टर हैं मानव रचना न्यू जेन आईईडीसी के, और इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, सस्टेनेबिलिटी प्लस सीनियर सिटीजन्स, उनके ऊपर बहुत सारा एक्सपीरियंस इनके पास है, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी स्किल्स हैं। हजारों इनके स्टूडेंट्स यहाँ से बहुत सारी स्किल्स को गेन करके निकल चुके हैं और दुनिया भर में नाम को रोशन कर रहे हैं। तो आज तमाम चीजें हम यहाँ पर अमित सर से जानेंगे, इत्मीनान से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे इस खास शख्सियत का। हाय सर, वेलकम टू रेडियो मानव रचना 7.8 FM। Thank you, Sagar, and let me appreciate the efforts you are making and Manav Rachna is making to create the awareness about sustainability. It's a real good efforts, and my all appreciations and congratulations for the endeavor you are making. थैंक यू सो मच सर। जब तक हमारे पास आपकी ब्लेसिंग्स हैं, लोगों का प्यार है, हम डेफिनेटली ये सारे मुकाम अचीव कर लेंगे। तो सर सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन रहेगा आपसे वो रहेगा इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सस्टेनेबिलिटी। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? क्या ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को? बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। इनोवेशन प्राइमरीली किसी समस्या को या सोशल इश्यूज को किस तरह से उसकी प्रॉब्लम का निवारण करा जाए, वो इनोवेशन है। एंटरप्रेन्योरशिप वो है उस इनोवेशन को किस तरीके से फाइनेंशियल फिजिबल बनाया जा सके ताकि वो काम लगातार चल सके। और अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो वो इनोवेशन, वो बिजनेस फिजिबिलिटी किस तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंसेस को मेंटेन करते हुए समाज को सस्टेनेबिलिटी दे सकती है, वो सस्टेनेबल है। अब इन तीनों में रिलेशन क्या है? मतलब अगर मैं इनके आपस में कैसे एक दूसरे को ये अपलिफ्ट करते हैं, या अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, पहले तो आपने कोई नया इनोवेशन किया। लेट अस टॉक अबाउट, आपने मोबाइल फोन बनाया। अब मोबाइल फोन तो इनोवेशन था, पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन वो इनोवेशन हुआ। और एंटरप्रेन्योरशिप इज हाउ यू कैन मेक इट सस्टेनेबल, किस तरह से उसमें पैसा आए और मोबाइल के पैसे निकल सके और बिजनेस किस तरीके से चल सके, फीजिबल हो सके। जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो वो अगर जंक हो जाता है प्रोडक्ट, अगर बेकार हो जाता है, तो उसकी पीसीबीज या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट किस तरीके से रीयूज, रीफर्बिश या रीसाइकिल हो सकता है, उसे हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस एक चीज के ऊपर स्पेसिफिक फोकस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं और इनोवेशन में मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो शायद उस दिशा में काम नहीं करती हैं। बिकॉज इनोवेशन का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो सर अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स पूछना चाहूंगा, कुछ ऐसे एग्जांपल आपके पास हों जो ये बताते हो कि हाँ भाई ये वाला जो है एक इनोवेटिव सस्टेनेबल बिजनेस है, या फिर कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योरियल जो है वेंचर हमें देखने को मिले जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा हो हमारी सोसाइटी और हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको अपने मानव रचना स्टार्टअप, जो हमारा इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर है जिसमें मैं एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, उसमें काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी रेशियो पर काम कर रहे हैं। एक मानव नीर करके स्टार्टअप है जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस निकल रहे हैं, उस पे नैनो मेम्ब्रेन्स के थ्रू कम कॉस्ट में किस तरीके से उस पॉल्यूशन को रिसाइकिल करते हुए साफ पानी में कन्वर्ट कर देते हैं, वो एक मानव नीर नाम से एक स्टार्टअप है। एक हमारा स्टार्टअप है जल स्त्रोता। आपने देखा होगा आरओ का वाटर के लिए आजकल आरओ मशीन्स लगाई जा रही हैं घरों में, और पर्टिकुलर टीडीएस के लिए उसमें पानी चाहिए होता है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, और अगर हम बात करें तो वाटर की कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाती है। हमारा ये जो जल स्रोत कॉस्ट है, एक प्राचीन हमारी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए जो हमारे मिनरल्स होते थे, हमारे खनिज होते थे, उनकी लेयर्स बना के किस तरह से हम पानी निकालते थे। इसमें इस आरओ सिस्टम में खनिज का इस्तेमाल होगा, मिनरल्स अपने इस्तेमाल होंगे और उनकी डिफरेंट लेयर्स होंगी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी नहीं होगा और ये जो पानी होगा शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा,
कि उसमें काफ़ी मिनरल्स भी अवेलेबल होंगे। ये एक हमारा सेकंड प्रोडक्ट है, मानव रचना का ही स्टार्टअप है। और एक है मॉड्यूलर बैटरीज। आपने अक्सर देखा होगा कि बैटरी अगर आपकी खराब हो जाती है, उसमें 9 सेल होते हैं, तो पता चलता है कि एक पर्टिकुलर सेल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम पूरी की पूरी बैटरी जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कितना एनवायरमेंट हजार्डस है ये। इसलिए एक स्टार्टअप है हमारा जो उन 9 सेल्स के बजाय उसने एक ऐसी बैटरी बनाई है कि पर्टिकुलर सेल जो वीक हो रहा है उसको हटा के आप रिप्लेस कर सकते हैं। इससे एक तो आपके प्रोडक्ट को दोबारा यूज किया जा सकता है और आपका जो वेस्टेज है, केमिकल हजार्डस है, वो रुक जाता है। इस पे सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पे एक मॉड्यूलर बैटरी के नाम से स्टार्टअप है जो काम कर रहा है। एक दूसरा स्टार्टअप है हमारा ईट मी। इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि थर्मोकोल की प्लेट्स होती हैं, थर्मोकोल के चम्मच होते हैं, और जब आप कहीं पार्टीज में या कहीं शादी ब्याह में वो इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसको थ्रो कर देते हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट के लिए हजार्डस है कि उसको आप रिसाइकिल नहीं हो सकता वो। तब इन्होंने बच्चों ने ये सोचा कि हम क्यों ना ऐसा काम करें कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो ईटेबल हो। उन्होंने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ढूंढे, जैसे मोटा अनाज जिसे आप कहते हैं, उस मोटे अनाज से उन्होंने चम्मच बनाई, कटोरियां बनाई, जिसको आप साथ में खा भी सकते हैं और उसको वेस्टेज भी नहीं होगा और बायोडिग्रेडेबल भी है वो। तो इस तरीके से ईट मी स्टार्टअप का हुआ। सॉइल हेल्थ मॉनिटर करके एक, एंड माटी वानी करके, बहुत 2 अच्छे प्रोडक्ट हैं। आज की तारीख में लोग खाद डाले जा रहे हैं, पानी डाले जा रहे हैं, लेकिन उपज उतनी अच्छी होती नहीं है। इन 2 स्टार्टअप्स ने एक ऐसा इनोवेशन किया है कि उस प्रोडक्ट जहाँ पेड़ लगा है या पौधा लगा है उसको वो मॉनिटर करते हैं कि कितना कम से कम पानी दिया जा सके, जिससे प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ जाए और अच्छा प्रोडक्शन हो सके, प्रोडक्टिविटी बन सके, और उस पर काम कर रहे हैं। और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी अलग अलग कॉन्टेस्ट पे इनको प्राइजेस भी मिले हैं। एक हमारा प्रोडक्ट है, स्टार्टअप है मेड प्लांट हेल्थ। इस मेड प्लांट हेल्थ में आपने देखा होगा, अगर कोई पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो आप उसको रिवाइव करते हैं जी। उसको आप इलेक्ट्रॉनिक जग्स देते हैं जी। इसी कॉन्सेप्ट को लेके, चूंकि आज की तारीख में पेड़ और पौधों में भी जान है, वो भी जीव है, तो उनको किस तरीके से रिवाइव किया जा सकता है अगर वो खराब हो रहे हैं, इस पे काम चल रहा है। और ये बहुत इन डेप्थ रिसर्च बेसिस पे ये काम चल रहा है कि उस पौधों को या पेड़ों को जो खराब हो रहे हैं कैसे रिवाइव किया जा सकता है स्लाइड शॉक देके। और ये टेस्टिफाइड रिसर्च है जिसपे कि एक हमारा मेड प्लांट हेल्थ काम कर रहा है जी। एक हमारा स्टार्टअप है ट्रूफिट किचन। इसमें आपने देखा होगा घरों में ज्यादातर ये समस्या है कि बायोडिग्रेडेबल और वेट वेस्टेज को अलग नहीं किया जा सकता। इन्होंने एक ऐसा डस्टबिन बनाया, आप उसमें डालेंगे तो वो प्लास्टिक को अलग कर देगा और बायोडिग्रेडेबल वेजिटेबल्स को अलग कर सकता है, जिससे कि आप उससे बायो कंपोस्ट बना सकते हैं और समाज को योगदान दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्टार्टअप चल रहा है। और आपने जैसे बोला कि सेकेंड लाइफ इनिंग, सीनियर सिटीजन्स, आज की तारीख में जो आपका 3rd गोल है SDGs का, वो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग जी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हिंदुस्तान में सीनियर सिटीजन्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज होने की वजह से बच्चे या तो दूसरे शहरों में चले जाते हैं या विदेश में चले जाते हैं। माँ बाप अकेले आइसोलेशन में, डिप्रेशन में, हेल्थ इश्यूज बढ़ जाने की वजह से डेथ रेशियो बढ़ रहा है। तो एक स्टार्टअप है हमारे यहाँ secondlifeinning.com, जिसमें कि वो इन सीनियर्स को कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि बजाय अकेले रहें, साथ रहें। और रिसर्च ने ये पाया है कि जहाँ पर वो लोग साथ रहते हैं वो लोग हेल्दी हैं। और मैं बहुत सारे खुद कम्युनिटी लिविंग विजिट करके आया हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि इन ज़्यादातर सारे कम्युनिटी लिविंग सेंटर्स में मेरे को कोई अपाहिज बंदा नहीं मिला, सब शरीर से तंदुरुस्त चलते फिरते लोग मिले। चूंकि 4 जने बात करते हैं तो लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है और वहाँ पर डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधाएं भी रहती हैं। तो ये कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि आपने बोला कि एग्जाम्पल दें, ये हमारे
मानव रचना के ही कुछ स्टार्टअप्स हैं जो अपने आप में ही एग्जांपल्स हैं सस्टेनेबिलिटी जी, के लिए। हमारे पास खुद के पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और जैसा अमित सर ने कहा तो मैं वापस आपको बताना चाहूंगा कि देखिए किस लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे मॉड्यूलर बैटरी की अगर आप बात करेंगे तो एक ऐसा स्टार्टअप, मतलब बैटरी को जब आप देखेंगे उसकी लाइफ साइकिल किस तरह की होती है, तो हम उसको पूरे को खराब कर देते हैं। कुछ चीजें उसमें से डिस्पोजेबल नहीं भी होती है कई बार, तो हम उससे एक पॉइंट पर उससे एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। वो एक कहावत है ना कि मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशंस, तो उन्हीं मॉडर्न सॉल्यूशंस को यहाँ पर हम देने की कोशिश कर रहे हैं। देन उसके बाद ईट मी, बहुत ही सही और सटीक, और ये मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि इनोवेशन के मतलब सबसे अच्छे एग्जाम्पल ये है क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी मतलब कि हम चीजों को यहाँ पर यूटिलाइज कर पाए, हम अपनी जरूरत की सारी चीजें फुलफिल कर पाए और जो हमारी मदर अर्थ है उसको हम नुकसान भी ना पहुंचाए। सो ईट मीन्स अ स्टार्टअप जहां पर आप स्पून को, फॉर्क को, बाउल को, प्लेट को आप खा सकते हैं, या तो चावल का बना होगा या किसी भी ऐसी चीज का बना होगा। एंड देन उसके बाद सर ने एक और बहुत ही प्यारी सी बात यहाँ पर बोली, अ ट्रू फिट एक किचन। तो सोचिए मतलब कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि भाई किसको किस में डालना है, क्या करना है। एक तो ये कि हमारे बीच में अवेयरनेस नहीं है, ऊपर से अवेयर करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो लोगों के पास टाइम नहीं है। सो उसको रिप्लेस करके मतलब क्यों ना एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जाए कि तुम डालो, हम उसको सेग्रीगेट कर लेंगे। एंड ये बहुत बड़ा एक स्टेप हो सकता है जब आप बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, क्योंकि बहुत बड़ा कॉज है। इनफैक्ट जब हमारी एमसीएफ की गाड़ी आती है तो उसमें भी होता है, अलग से सेगमेंट्स होते हैं। अब लेकिन क्योंकि लोगों के बीच में जागरूकता नहीं है, जहां पर वो गाड़ी पहुंच नहीं पा रही है वहां पर फिर वो सब कुछ मिक्सअप हो रहा है और जिससे बहुत सारी गड़बड़ हो रही है। देन उसके बाद सबसे लास्ट में जो सर ने बोला, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए, अब देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये सीनियर सिटीजन ये कौन होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी इंसान सीधा सीनियर सिटीजन ही पैदा होता है या कहीं बाहर से आते हैं, ये हम और आप ही लोग होते हैं। लेकिन हम लोगों की लाइफ क्या हो गई है, फास्ट पेस्ड लाइफ हो गई है। अब क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस मैच नहीं करते, वो उस एरा में बड़े हुए हैं जिस एरा में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, जहां पर उन्होंने सीखी है वो ह्यूमन वैल्यूज जो आगे चलकर हमें भी सीखनी पड़ेंगी अगर हमें खुश रहना है। तो उसी पॉइंट पर आकर पता नहीं क्यों हम इतने ज्यादा सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं कि हम अपने घर वालों तक से बात नहीं कर सकते। तो उस एक मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं। एक मैं कहूंगा कि वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल रहा है हर एक चीज का, जहां पर आपको फिजियोथेरेपिस्ट मिलेगा, डॉक्टर मिलेंगे, जहां पर आपको जो के बाकी चीजें हैं फाइनेंस से जुड़ी हुई वो तमाम चीजें जो भी सर्विसेज हैं वो वहां पर दी जाएंगी। ये सबसे सही एग्जांपल हो सकते हैं जब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज को जब हम टच करते हैं ना, तो ये बहुत सटीक एग्जांपल्स हमारे समक्ष खड़े हुए हैं। तो सर मैं सबसे पहले मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं आपको कि आपने ये चीजें हमें बताई, क्योंकि ऑनेस्टली ये इतना नहीं पता था हम लोगों को। आई होप कि आपको एक आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से इनोवेशन काम करता है और यहाँ हमारी मानव रचना में हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं सर, वो किस तरीके से अपने जो बिजनेस है उसमें सस्टेनेबिलिटी को इंटीग्रेट करते हैं, लाइक अपना जो एग्जिस्टिंग मॉडल और प्रैक्टिसेस हैं उसमें किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी को वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके सामने आ सकती है। देखिए, एक तरीके की आज की तारीख में किसी भी बिजनेसमैन को या एंटरप्रेनर को अगर हम बात करें कि आपको सस्टेनेबल इश्यूज को ध्यान रखना है। अब सस्टेनेबल क्या हुआ, आपने पैकेजिंग करी और थर्मोकोल की पैकेजिंग है जो कि कार्बन उत्सर्जन कर रही है और वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होने की वजह से एक आपकी मिट्टी को खराब करते हैं और आपकी पैदावार खत्म हो जाती है। तो वो सोचता है भाई ये क्यों करूं, सस्ता पर्याय है, बजाय मैं कारोगेटेड बॉक्सेस लूं, थर्मोकोल मुझे सस्ता है और मेरी प्रॉफिट को हैम्पर करेगा। तो ये सारे इश्यूज होते हैं, तो क्यों करने चाहिए किसी स्टार्टअप को। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने नाइकी शूज के बारे में सुना होगा, बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स ब्रांड है वो जी। पीछे ये पाया गया कि नाइक जो है वो अपने प्रोडक्ट खुद नहीं बनाता है, नाइक डिजाइन करता है और ब्रांडिंग पे ध्यान देता है, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्ट अलग अलग देशों में फुटवेयर इंडस्ट्री से वो लाइसेंसिंग दे देते हैं जिससे वो बनाते हैं। ये पाया गया कि वहां पर वो बच्चों से काम करवाते हैं और हेल्थ हैजार्डियस कंडीशंस में वो बच्चे काम करते हैं और उनको बहुत कम सैलरी पे काम पे रखा जाता है। तो ये इन्वायरमेंट को, हैजार्डस इन्वायरमेंट पे काम करना, लोगों की लाइफ और गुड हेल्थ को हैम्पर करना, ये एथिकल नहीं था। हाँ, उनको पैसे बच रहे हैं,
प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है, ये बातें तो सब ठीक है। लेकिन जैसे ही दुनिया में ये बात पहुंची कि वो बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हेल्थ हजार्डस कंडीशंस में काम कर रहे हैं, सो बहुत सारे देश और बहुत सारी जनता ने ये डिसाइड किया कि हम इस प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करेंगे, और उनकी सेल जो है वो डिटेरियोरेट होने लगी, बिजनेस सफर करने लगा। तब उनको लगा कि ये चीज हमारी प्रेस्टीज और गुडविल को अफेक्ट करेगी। तो ये भ्रांति है लोगों की मन में कि हम एज ए स्टार्टअप या एज ए एंटरप्रेन्योर सस्टेनेबिलिटी को ध्यान ना रखें। ये आज की जरूरत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि आप टेक्नोलॉजी के रोल को थोड़ा सा यहाँ पर बता सकते हैं, किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है अपना रोल प्ले करती है इन ड्राइविंग सस्टेनेबल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसी के साथ कुछ ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिनके पास वो पोटेंशियल हो जो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अपना डाल पाए सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। आज की तारीख में किसी भी इकोनॉमी में पेट्रोल और फ्यूल का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की, तो हमारी इकोनॉमी में जो मैक्सिमम हमारा एक्सचेकर लॉस होता है वो बाहर से पेट्रोल मंगाने में लगता है। अगर इस पेट्रोल का पर्याय निकल आए या हम इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पे चले जाएं, हमारी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक की हो जाएं, तो हमारी देश की इकोनॉमी जो हमने सोची हुई है कि आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बहुत जल्दी हम नंबर 1 पे आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है वो पब्लिक इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट है। चीप एनर्जी स्टोरेज हमें बनाने पड़ेंगे, जो आजकल लिथियम बैटरी के थ्रू हम एनर्जी को कंजर्व कर सकें, चाहे वो घर की इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो व्हीकल्स की एनर्जी हो, इस पे काम किया जा सके। ये एक लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है वो है। प्लास्टिक की रिसाइकलिंग इज अनदर एस्पेक्ट जो कि इस पे हमें काम करना पड़ेगा। एलईडी लाइट्स, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बच सकती है अगर हम जितने भी बल्ब्स हैं उनको एलईडी लाइट्स में कन्वर्ट कर दें, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। और सोलर एनर्जी अगर एसेसिबल हो जाए या विंड पावर एनर्जी आम आदमी के लिए एसेसिबल हो सके, जो हर जना उसको इस्तेमाल कर सके, इस पे काम किया जा रहा है। और अब तो लोग घरों में भी सोलर बैटरीज और सोलर पावर का इंतजाम कर रहे हैं। अगर वी कैन कन्वर्ट, हमारी 140 करोड़ की जनता अगर इस्तेमाल करने लगे सोलर, तो हमारा बहुत कुछ सेविंग बच सकता है और हम वी कैन बी सेल्फ सस्टेनेबल। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, किस तरीके से हम जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको किस तरीके से रीयूज और रिसाइकिल कर सकें, इस पे काम किया जा सकता है। हाइड्रोजन का किस तरीके से इस्तेमाल करें। कुछ अभी नए इनोवेशंस आए हैं कि एनवायरनमेंट के थ्रू हम पानी निकाल रहे हैं। जहाँ पानी की स्कैर्सिटी है वहां पर हम पानी के को कन्वर्ट करके, एनवायरनमेंट में मशीन लगाई गई है और वो हवा से जो है पानी बना के आपको दे रही है। तो इस तरीके कुछ नए ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं इमर्ज कर रही हैं, जिस पे अभी हमें काम करना होगा। जी, तो कुल मिलाकर मतलब इस बात का एक क्रक्स निकालें तो हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, हम ज्यादा सस्टेनेबल होने लगे हैं, सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम चल पड़े हैं। टेक्नोलॉजी हमने उस तरह की बना ली है। सर ने कहा कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल होने लगा है, सोलर्स का इस्तेमाल होने लगा है। तो ये तमाम वो चीजें हैं। और देखिए, जब भी हम सस्टेनेबिलिटी को उठाएंगे लाइफ में कभी भी, तो सस्टेनेबिलिटी को अगर दूसरे सेंस में देखेंगे, सो इट्स ऑलवेज अबाउट कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। एंड कॉस्ट हमेशा मनी नहीं होती, कॉस्ट होती है एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट थिंग। ठीक है, हमारे कितना इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी के ऊपर डाला, हमने मदर नेचर में कितना लॉस उसका झेला, उस कितनी लेबर उसमें यूटिलाइज हुई, और किस जो भी सारी चीजें हैं। तो कॉस्ट अगर बेनिफिट से ज्यादा है तो वो एक आइडियल चॉइस कभी नहीं होती है, वो आपका नुकसान का सौदा है। तो ऐसे में कोई भी ऐसा बिजनेस या कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा इनोवेशन जो आउटकम जिसका उतना नहीं है लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो वो हमारे लिए आइडियल नहीं है। सस्टेनेबिलिटी का हमेशा यही मतलब होगा, कॉस्ट कम हो, बेनिफिट ज्यादा हो। तो सोलर का वही मतलब है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी वहां पर प्रोड्यूस करी एक ऐसे रिसोर्स से जो कि इनफाइनाइट है, जो कि यानी कि सूरज की रोशनी। सेम ऐसे ही विंड पावर काम करती है, सेम ऐसे हाइड्रोजन काम करने वाला है। तो ये तमाम चीजें हैं जो अब मैं कहूंगा कि हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा चलने लगे हैं, और ये वो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है। तो आगे भविष्य में आपको इनके बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। शायद बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप्स वो भी इन्हीं सब टेक्नोलॉजीज पे आगे काम करें। देखते हैं आगे क्या होता है।
लेकिन फिलहाल आज हम डॉक्टर रमेश सेठ से यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर चलेंगे। सर, अब मैं बात करना चाहूंगा सस्टेनेबिलिटी फोकस जो स्टार्टअप्स होते हैं वो किस तरीके से फंडिंग को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक किस तरीके से वो इन्वेस्टर्स से वो सपोर्ट पा सकते हैं जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस में इंटरेस्टेड होते हैं इन्वेस्टर्स। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक एग्जांपल मानव रचना का देना चाहता हूं। जी प्लीज। एक हमारे अर्काया सॉल्यूशंस करके स्टार्टअप था और उसने बहुत ही हम्बल मैनर में सोलर एनर्जी का किस तरह से इस्तेमाल हो इंडस्ट्री और घरों पे इस पे काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसको स्मार्ट सिटी पूरे अक्रॉस इंडिया बन रही है, उस पे उसको बुलाया गया और उसने कई तरीके के पर्याय दिए। आप अगर बस स्टैंड पे बैठे हुए हैं, वहां पे कैसे सोलर एनर्जी से जो है एडवर्टीजमेंट क्रिएट करा जा सकता है, न्यूज़ दी जा सकती है और लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इंटरनेट का यूज़ हो सकता है, उस पर उसने काम किया और आज बहुत बड़ा उसका बिजनेस एम्पायर बन चुका है। और उसको कैसे किया, पहले हमने उसको गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई एक 2.5 लाख की स्टार्टअप ग्रांट दी जिसमें उसने प्रोटोटाइप डेवलप किया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको निधि स्कीम में 10 लाख रुपए दिए जिसमें उसने आगे ले जाके उसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए ले गया और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता चला गया उसको इन्वेस्टर्स अपने आप जुड़ते चले गए। तो आज की तारीख में एक स्टार्टअप को शुरुआत जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए क्राउड फंडिंग के थ्रू। अगर कोई आइडिया है तो क्राउड फंडिंग के थ्रू करे या बूटस्ट्रैप करे। तीसरा बहुत बढ़िया तरीका यह है कि वो हिंदुस्तान में तमाम तरीके के कॉन्टेस्ट और कंपटीशन होते रहते हैं जिसमें 50 लाख, 2 लाख और 5 लाख रुपए तक की प्राइज मनी मिलती है। आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हैं और इसके साथ साथ प्राइज मनी जीत सकते हैं। फिर उसके बाद इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे CSR इनिशिएटिव्स हैं। कॉर्पोरेट हाउसेस को अपने टर्नओवर का 2% जो है वो CSR में स्पेंड करना होता है, ये मैंडेटरी है। तो बहुत सारे CSR ऐसे हैं जो एक सस्टेनेबल इशू से रिलेटेड स्टार्टअप्स को अपनी तरफ से फंडिंग करते हैं और उसमें मदद भी करते हैं और एज ए पार्टनर इन्वॉल्व भी होते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से तो तमाम तरीके की स्कीम्स आज की तारीख में आई हुई हैं। सागर, शायद हमारे ज़माने में वो सुविधाएं नहीं थी, वो ग्रीन पेस्चर्स और प्लेटफॉर्म नहीं था जो आज की तारीख में है। देर आर इननंबरेबल ग्रांट्स आर देयर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें कि अगर आपके मन में लगन है, कुछ सस्टेनेबल इश्यूज को रिलेटेड काम करने की चाह है तो कोई लिमिट नहीं है। आपके पास सभी तरीके की सुविधाएं आज की तारीख में अवेलेबल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे निकल के आया कि CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंडिया का रूल है कि यहाँ पर 2% उन्हें देना होता है। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास एक, आपको लग रहा है कि आप सस्टेनेबिलिटी में किसी भी तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं, कुछ ऐसा नया आपके पास आइडिया है तो आप वहां पे जाके उन्हें पिच कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा सर ने कहा कि आप एक बार आगे चलिए, क्राउड फंडिंग करिए, अपने आइडिया को थोड़ा पिच करिए, लोगों तक पहुंचाइए। देखिए हमेशा फर्स्ट स्टेप सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, उसके बाद चीजें थोड़ा इजी लगने लगती है। हाँ चैलेंजेस आते हैं, उससे भी टफ टाइम आता है, बट इट्स ऑलवेज द हार्डेस्ट पार्ट जब आप उसको स्टार्ट ही नहीं करते। स्टार्ट करने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप डिकोड कर लेते हैं एंड पीपल विल बी देयर। सो थैंक यू सो मच सर। सर अभी आपने जो बात करी यहाँ पे मेंशन की सरकारी पॉलिसीज के बारे में, तो क्या एक्चुअली सरकार की तरफ से कुछ जो पॉलिसीज हैं आप बताना चाहेंगे यहाँ पे, कुछ अगर बता पाए हमारे लिसनर्स को? देखिए, एक है एस्पायर करके नाम है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड रूरल इंडस्ट्रीज। रूरल आज की तारीख में हो क्या रहा है, जैसे मैंने बताया कि बच्चे जो हैं अच्छे कैरियर की तलाश में बड़े शहरों में निकलते चले जा रहे हैं और जो कुछ ऐसे हैं जो विदेशों में चले गए हैं। एक मैं हार्ड फैक्ट आपको बताता हूं जिसपे मैं एक और रिसर्च कर रहा हूं कि जो छोटे शहर हैं जैसे अंबाला हो गया, सिरसा हो गया, इटावा हो गया, कानपुर हो गया, रायबरेली हो गए, ये सारे शहरों में संख्या नौजवानों की कम हो गई है और वहां पर रिसोर्सेस का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। और आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि आज की तारीख में जो परसेंटेज है माइग्रेशन का सेमी अर्बन और रूरल एरिया से 45% है जी। और ये सब जा रहे हैं शहरों में और शहरों में घनत्व बढ़ता जा रहा है, फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर स्क्यूज होती जा रही हैं और
परेशानियां बढ़ रही हैं। तो गवर्नमेंट की ये जो स्कीम है एस्पायर, आपको ये बताती है किस तरीके से आप रूरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए अपने विलेज को सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं। प्रधानमंत्री युवा योजना है जहाँ 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक के आपको लोन मिल सकते हैं। आप छोटा सा भी अपना कोई कारोबार है जिसको कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, आप सीनियर सिटीजन्स पे जैसे कुछ काम करना चाह रहे हैं, अपंग व्यक्तियों के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं। एक हमारा स्टार्टअप है जो आर्टिफिशियल लिम्स पे काम कर रहा है। वो लिम्स इस तरीके के हैं कि जिसमें कि आपने वॉइस कमांड दिया तो आप वो आर्टिफिशियल लिम्ब अपने आप चलने लगता है। और वो उस पर और रिसर्च कर रहे हैं कि आपकी न्यूरो वेव की वेन के हिसाब से वो अगर कुछ भी सोचते हैं तो आपका हाथ, आपके आर्टिफिशियल लिम्स जो हैं अपने आप चल सकें। तो इस टाइप के फंडिंग देने के लिए भी तमाम तरीके की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज हैं जो काम कर रही हैं। IT बे AI है जिसमें टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, उस पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशंस पे काम हो रहा है। MI मीटी स्कीम है, एक स्टार्टअप सीड फंडिंग है, और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो आपको, जिन्होंने करोड़ों रुपए इस बात के लिए रखे हुए हैं कि समाज की तमाम तरीके की प्रॉब्लम, चाहे एयर पोल्यूशन हो, वाटर स्केर्सिटी हो, कोई भी तरीके की समस्याएं जो समाज में है, उसका अगर समाधान निकल रहा है तो उस पर क्या काम किया जा सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं। जी सर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे रेज किया कि रूरल एरियाज में अभी क्या हो गया है कि एक हम लोगों ने इमेज ऐसी बना दी है अपने शहरों की, या फिर हमने एक ऐसा सिनेमा कह लें आप उसको, या एक वर्ड ऑफ माउथ आप उसको कह सकती हैं कि शहरों में या विदेशों में बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छा करियर है, एंड देयर आर लॉट ऑफ फाइनेंस, लॉट ऑफ प्रोफाइल्स आर देयर। तो इसलिए अब वहाँ पे क्या हो गया, शॉर्टेज होने लगी है, जबकि इंडिया के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, एंड हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो है यंगस्टर्स, यूथ। अब सोच कर देखिए, आप कहेंगे इतने बड़े देश में इतनी ज्यादा आबादी होने के बावजूद कैसे हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आपको यंग जनरेशन या फिर यंग पॉपुलेशन देखने को ना मिले, क्योंकि वो अपने गांव से निकलकर, अपने रूरल एरियाज से निकल के शहरों की तरफ चले जाते हैं। तो अब वहां पर दिक्कत क्या होती है रूरल एरियाज में, एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। अब भाई जो स्किल गेन करने गया, जिसको बाहर जाके उस चीज के बारे में पता चला है, सस्टेनेबिलिटी या किसी भी एक पर्टिकुलर मुद्दे को आप उठा लें, वो गांव तक उस चीज को कैसे बढ़ाएगा। अगर आप में से किसी ने स्वदेश देखी होगी तो आपको पता होगा कि किस तरीके से वो काम करता है। एग्जैक्टली वही कुछ थॉट प्रोसेस है जिसको अभी सर ने यहाँ पे एड्रेस। सागर, मैं आपको 2 एग्जांपल बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टअप देखता हूँ। एक दिन मेरे पास एक बच्चा आया जी, बोला नेपाल का हूँ सर, और मेरे गांव में सिर्फ बूढ़े रह गए, कोई नौजवान है नहीं, और मेरे यहाँ संतरों का उत्पादन इतना ज्यादा है कि हम सब जगह सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज कोई नौजवान नहीं है तो उस पैदावार, उपज वेस्ट हो रही है और उसके पैसे नहीं मिल रहे। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मेरे गांव से यंगस्टर बाहर ना जाए और वहीं पर मैं उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकूं। दूसरा एग्जांपल, एक बिहार का बच्चा आया कि बोले हमारे गांव में सर केले बहुत पैदा होते हैं और केले की उत्पादन के हमको दाम नहीं मिल रहे, जबकि केले का यूज जो है कॉस्मेटिक्स में होता है, दवाइयों में होता है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मेरे अपने गांव के नौजवानों को वहीं पर रह कर उनको उन रिसोर्सेज से कमाई कैसे हो सके, इस पे काम करूं। तो ये एक बहुत यथार्थ सत्य है कि गांवों में जो रिसोर्सेज हैं उनकी उपज के दाम नहीं मिल रहे, गांवों से लोग जो है बाहर माइग्रेट हो रहे हैं। तो ये एक सस्टेनेबल इशू है। जब हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, हम अपनी उपज और पैदावार के दाम नहीं ले पा रहे, तो इसको कैसे किया जाए, ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसमें हम एड्रेस कर रहे हैं गवर्नमेंट की स्कीम में, जिसको मैंने बताया एस्पायर, ASPIRE। तो हम रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अगर इसको मैं एक लेवल और ले जाना चाहूँ तो सिर्फ रिसोर्सेज की भी बात नहीं है। मैं आपको इस चीज का एक ऐसा एग्जांपल देना चाहूंगा जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा ये होता है कैसे। तो मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की। प्रदीप सांगवान नाम के एक इंसान है, हीलिंग हिमालयाज करके एक ऑर्गेनाइजेशन वो रन करते हैं। उनकी कुछ हिमाचली लड़कों से दोस्ती हुई, वो हिमाचल जाते हैं, वहां पर जाकर देखते हैं कि पहाड़ों में इतना सारा प्लास्टिक जमा हुआ है। तो वहाँ के लोगों से बात करते हैं, जो वहाँ के गाँव वाले होते हैं, वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स होते हैं। तो जब बात करने पर पता चलता है कि सर टूरिस्ट लोग आते हैं और यहाँ पर गंदगी को फैला के चले जाते हैं। अब आप सोचकर देखिए, हरियाणा का रहने वाला एक इंसान वो ऑल ऑफ सडन बस घूमने जाता है वहाँ पे,
उसको वो चीज इतनी स्ट्राइक कर जाती है कि उसको लगता है भाई इसमें मेरा गांव तेरा गांव या मेरा एरिया तेरा एरिया नहीं होना चाहिए। ये पहाड़ हम सबके हैं, ये मदर नेचर हम सबका है, ये पूरी पृथ्वी हम सबकी है, तो इसको जितना हो सके हम इसको बचाएं। तो उन्होंने उस दिन डिसाइड किया और वो हिमाचल जाके रहने लगी। आज बहुत सारे उनके सेंटर्स हैं जहां से वो मिलियंस ऑफ टन्स में अभी तक प्लास्टिक को और उस तमाम वेस्ट को इकट्ठा कर चुके हैं और उसको रिसाइकिल एंड रीयूज कर चुके हैं। तो देखिए ऐसी बात है कि बाहर चले जाते हैं लोग, कई बार वहां पे रहते हुए भी लोगों को समझ नहीं आता है कि हमारे बीच में एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स क्या है। और चीज सिर्फ एक है, इन तमाम चीजों के अगर आप सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो काम करती है, दैट इज आवर एजुकेशन। लोगों को एजुकेट करना, उनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना, ना कि अपने इलाकों से बाहर आ जाना। वो ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ये तमाम इनोवेटिव चीजें हैं, इतनी सारी स्कीम्स हैं, तो क्यों हम अपने रूरल एरियाज को छोड़ें? क्यों ना हम वहां पर अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके उस एक रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके, उस एक गैप को आइडेंटिफाई करके वहां पर उसको फिक्स करें? क्यों नहीं करते हम ऐसे? क्योंकि हमारे पास इतनी सारी एनर्जी है। जब मैं बात करता हूं ना यंगस्टर्स की, तो सोचिए यंग मतलब कितनी सारी एनर्जी, जरूरत है उसको एक डायरेक्शन देने की। अगर सही डायरेक्शन में वो एनर्जी चल पड़ेगी ना, तो डेफिनेटली हम दुनिया में सबसे ज्यादा, मतलब दुनिया हमें देख रही है, पूरी दुनिया हमें सलाम करेगी, हम वो सुपर पावर बन सकते हैं, उतना बन के हम आगे आ सकते हैं। और अमित सर से बात करके मतलब आपको पता चल रहा होगा कि ये अपने अंदर कितनी सारी एनर्जी होल्ड करते हैं, कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, कितने सारे स्टार्टअप्स के बारे में आपको बता चुके हैं अभी तक, कितनी सारी चीजों को कितना माइन्यूटली देख पाते हैं वो, कितना डिटेल व्यू में देख पा रहे हैं। तो सोचिए हम लोग अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हम सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इन सब चीजों के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर अमित सेठ हमारे बीच में मौजूद हैं। तो सर, अब मैं कुछ ऐसी सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज के बारे में आपसे जानना चाहूंगा जो किसी भी एक सस्टेनेबल इनोवेशन को स्केल अप करने में हेल्प करती है। आपने अभी जो बातें करी हिमाचल प्रदेश की, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं पीछे न्यूजीलैंड भी गया था और अभी लास्ट वीक में 8-10 दिन स्विट्जरलैंड में भी बिता के आया हूँ। क्या ग्रीनरी है सर वहाँ पे, किस तरीके से वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और क्यों हम नहीं कर पाते। तो ये क्वेश्चन ऐसे एक भारतीय मेरे मन में भी सवाल उठता था। स्विट्जरलैंड इनोवेशन में नंबर 1 है वर्ल्ड का जी, चूंकि वहां पर उन्होंने एक ऐसा क्लाइमेट और एनवायरनमेंट दे दिया है, एक ऐसा इकोसिस्टम दे दिया है कि सब खुले मन और शांत दिमाग से एक इनोवेशन की बात करते हैं। ये कैसे हो रहा है? स्विट्जरलैंड की बात करूं तो ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो रहा है, ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है ये मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने मान लीजिए 2 एकड़ की जमीन है, उन्होंने एक व्यक्ति को बोला कि तुम अगर यहाँ पे रहोगे तो जो तुमको इक्विपमेंट, मशीनरी, सामान और पैसे चाहिए उस एकड़ को मेंटेन करने के लिए, ग्रीन मेंटेन करने के लिए, वो सारा हम तुमको करके देंगे, तुमको चिंता की जरूरत नहीं है। तो यू विल बी सरप्राइज दैट ऑल स्विट्जरलैंड इज मैनेज्ड बाय द पीपल रिजाइडिंग देयर। दे आर द रेजिडेंट्स हु आर मैनेजिंग द ग्रीनरी ऑफ दैट प्लेस। एंड आपको बहुत कम जगह ऐसी मिलेगी कि कोई स्क्वायर फीट में आपको जो है खाली जमीन मिल जाए जहां पर ग्रास ना लगी हो। न्यूजीलैंड में अगर गया तो न्यूजीलैंड में एक कॉन्सेप्ट था कि अगर आपने कोई कूड़ा करकट फेंका और जिस घर के आगे पड़ा है उस बंदे को पेनल्टी बहुत हाईली इम्पोज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट के स्ट्रिंजेंट डिसीजंस हो, सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट हो, उनकी ट्रेनिंग और आपने जैसे बोला उनकी एजुकेशन मस्ट है, और इसके अलावा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी होनी चाहिए। पानी भी वहां मुफ्त नहीं मिलता। 1 यूरो का 500 ml का आपको बोतल मिलती है, जिसका मतलब 100 रुपए का आपको 1 गिलास पानी मिलता है। तो आप पानी की कीमत भी वहां पर है। चूंकि यहाँ पर हम सब कुछ फ्री कर देते हैं, इसलिए लोगों को उसको कीमत भी नहीं महसूस होती। ये हमारा धरोहर है और इसके लिए हमको खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा। जी सर, और ये हमारे बीच में मुझे लगता है कि डिजास्टर है। लाइक मुझे अगर 1 गिलास पानी पीना है तो मैं उस पानी को पीने के बाद क्यों ऐसा होता है कि मेरा वो टैप खुला रह जाता है? अगर उसमें से एक बूंद भी निकल रहा है तो मैं उसको यूं क्यों नहीं देखता हूँ कि सोचिए हमारा जीवन जा रहा है हर एक बूंद करके। क्यों हम ऐसे नहीं सोचते हैं? अगर मैंने फैन को यूज कर लिया, अब मैंने एसी को यूज कर लिया, लाइट को यूज कर लिया, मेरा काम हो गया, मैं निकल रहा हूँ, तो क्यों मेरे दिमाग में वो चीज स्ट्राइक नहीं करती है कि मेरा कुछ अभी अधूरा है, मैं जीवन को संकट में डाल के जा रहा हूँ, किसी एक रिसोर्स को मैं एक्सेस अमाउंट में यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए भी ठीक नहीं है और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ठीक नहीं है। आप यूटिलाइज करिए, बट हर चीज को आपको उसको वैल्यू करना पड़ेगा।
हम उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, ना किसी इंसान को, ना किसी रिसोर्स को, ना इस मदर नेचर को। हमें अगर यहाँ पर जीवन चाहिए, अदरवाइज ऐसा होगा कि हम सेल्फिश होकर, हम उस ग्रीड में आकर बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लेंगे। हम गाड़ियां ले लेंगे, हम तमाम चीजों को काट देंगे, हम जंगल हटा देंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमने बहुत सारे एसी लगा लिए, बड़े बड़े घर बना लिए, लेकिन अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हमने गाड़ियां खरीद ली, लेकिन उसके लिए हमारे पास फ्यूल नहीं है। तो सोचिए वो स्टेज कैसी होगी। तो उसी चीज को हम यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी इज ऑल अबाउट सस्टेनिंग आवर लाइव्स। तो यहाँ पर जीवन को हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं, उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मेरा वर्टिकल है वो है टेक्नोलॉजी। सर, मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ, कुछ आपके पास ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, ऐसे कुछ एंटरप्रेन्योर्स की जिन्होंने सक्सेसफुली एड्रेस किया है सस्टेनेबिलिटी के चैलेंजेस को अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में? कोई भी हो सकती है। एक मेरे को याद आ रहा है, कानपुर में कुछ यंग इंजीनियर्स थे। उन्होंने देखा कि बहुत कूड़ा करकट इकट्ठा होता है सड़क किनारे या जगह जगह पे। उन्होंने उस कार्बन को इस्तेमाल करते हुए इंक बनाई, और उससे उसके दाम निकल आए। दूसरा एक मेरे को एग्जांपल आता है, जयपुर में कोई यंग एंटरप्रेन्योर है, वहां पर आपने देखा होगा दरी है, टेक्सटाइल की कटिंग्स वगैरह मिलती हैं। तो उस कटिंग्स को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दरी, कुछ गारमेंट्स वगैरह बनाने शुरू करे उस रिसाइकिल करके, जो कि एक अच्छा ब्रांड बन गया और वर्ल्ड ओवर उनका काम जा रहा है। हमारे यहाँ के मानव रचना का एक स्टार्टअप है, आपने देखा होगा मंदिरों में बहुत सारे फूल चढ़ाए जाते हैं जी। उन फूलों को नदी में बहा दिया जाता है, नदी भी खराब और फूल का भी कोई यूज नहीं। तो उन्होंने उस फूलों से साफ करके स्क्वैश बनाना, कैंडीज बनाना और इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, जो कि उस पे काम कर रहे हैं। तो ये कुछ इनोवेशंस जो है हो रहे हैं। आईआईटी चेन्नई में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो इन्वायरमेंट से हवा से पानी बनाने की मशीन डाली हुई है। जहां पे समुद्र का पानी कन्वर्ट करना बहुत महंगा है, उन्होंने हवा के थ्रू जो है उस मशीन से, और वो अब जगह जगह से उसकी डिमांड आ रही है। एनटीपीसी में बहुत सारा थर्मल ऐश कलेक्ट होता है, फ्लाई ऐश जिसे हम बोलते हैं। वो ऐश को उन्होंने ब्रिक्स बनाने में, टाइल्स बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर कि आप वेस्ट हुई चीज़ों को किस तरीके से रिसाइकल या रिफर्बिश करके या रीयूज कर रहे हैं। सर, अभी अपने राख की बात करी, उस ऐश की बात करी आपने, तो ऐश की अगर मैं बात करूं तो ऐश से मुझे कार्बन कैप्चरिंग के कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्राइक करता है, क्योंकि कार्बन एमिशन हो रहा है जिस तरीके से हमारी जीवन शैली आगे बढ़ती जा रही है। तो कुछ अगर उसके आप रेफरेंसेस दे पाएं टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में कि कुछ ऐसा किया गया है जिससे कार्बन एमिशन को कम किया जाए या कैप्चर किया जाए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है, जहां पर बहुत ज्यादा राख इकट्ठा होती है, और इतनी राख होती है कि वो एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस है, और वो राख वो फ्री में दे रहे हैं। फ्री में नहीं दे रहे हैं, अगर कोई स्टार्टअप इंटरेस्टेड है तो वो टेक्नोलॉजी भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, और प्रोडक्ट बनाने की नो हाउ भी बताते हैं, ताकि उस पर काम किया जा सके। हॉलो ब्रिक्स बन रही हैं, टाइल्स बन रही हैं इस पे, और इंटरलिंकिंग टाइल्स भी हैं। तो इसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं। इस राख को किस तरीके से रीयूज कर रहे हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एनटीपीसी में आप जाके पता कर सकते हैं। जी, तो इससे बहुत सारी नीतियां हैं हमारे पास बहुत सारी पॉलिसीज हैं। जरूरत है तो उससे एक चीज की, जुनून की। अब आपको पैसे की दिक्कत नहीं है, अब आपको मार्केटिंग की दिक्कत नहीं है, रिसोर्सेज की दिक्कत नहीं है। और एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूंगा, हमारे इस दुनिया में होने के पहले जब हम लोग आए थे इस दुनिया में, जब हमारा एवोल्यूशन हुआ था, तो उस टाइम पर हमारे पास गिनी चुनी चीजें थी। हमारे पास ये मिट्टी थी, हमारे पास हवा थी, हमारे पास पेड़ पौधे थे, पानी था, आसमान था। हमने इस दुनिया में जो भी कुछ बनाया है ना, ये आप गाड़ी देख पा रहे हैं, ट्रेन देख पा रहे हैं, हवाई जहाज है, बिल्डिंग्स है, कैमरा है, माइक है, ये स्पीकर है जिस पर आप सुन पा रहे हैं, हर एक चीज को हमने बनाया है और इसी मदर नेचर से एक्सट्रैक्ट करके चीजें, रिसोर्सेज को निकाला है। तो जब हमने इतना कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि हम सस्टेनेबिलिटी में कहीं पीछे रह सकते हैं। इट्स जस्ट कि हमें उस विल की जरूरत है, उस एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है, एक सही गाइडेंस की हमें जरूरत है। तो विल होप कि बहुत जल्दी हम उस दिशा में चल रहे होंगे और बहुत ज्यादा हमें यंग एंटरप्रेन्योर्स वहां पे देखने को मिलेंगे जो अपनी एनर्जी को सही दिशा में लेकर चल सके और यहाँ पर जीवन को और सस्टेनेबल बना सके। सर, अब मैं कुछ मिसकंसेप्शंस या मिथ्स के बारे में जानना चाहूंगा, अपने जितने भी एक्सपीरियंस से आप मुझे बता सकें, जो लोगों को लगता है कि भाई सस्टेनेबल इनोवेशन या फिर
कुछ भी अगर ऐसा लोगों को लगता है कोई मिथ हो उससे जुड़ा हुआ, तो प्लीज अगर आप एड्रेस करना चाहें। देखिए, एक ज्यादातर एक ये मिथ रहता है कि बिजनेस इज फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर चैरिटी। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, और ये रिसर्च ने पाया है कि जो बिजनेसेस इथिकली काम करते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, इकोलॉजी को ध्यान में रखते हैं, वो बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, उनकी ब्रांड ज्यादा बढ़िया है, उनकी गुडविल ज्यादा बढ़िया है, और वो लॉन्ग लास्टिंग है। और अक्सर ये पाया गया है जो शॉर्ट टर्म गेन करने के लिए, अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए बाकी चीजों को दरकिनार करते हैं, उनका बिजनेस भी शॉर्ट स्पैन का रहता है और प्रॉफिट नहीं होता। हिंदुस्तान में कुछ कंपनीज हैं जो किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते इस एथिकल इश्यूज को लेके, जैसे टाटा है, इन्फोसिस है, और उनके अगर आप ब्रांड वैल्यू देखिए, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, उनकी गुडविल देखिए, दे आर मच बेटर एंड लॉन्ग सस्टेनेबल। जी सर, अब मैं जानना चाहूंगा कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप के बारे में, जो होती है स्टेक होल्डर्स के बीच में, लाइक कॉर्पोरेट्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड एनजीओस हो गए, ये किस तरीके से एक सस्टेनेबल इनोवेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, उसको अपलिफ्ट करते हैं? मैं आपको गुजरात का एग्जांपल देता हूँ। वन ऑफ माय फ्रेंड इज लुकिंग आफ्टर वेस्ट मैनेजमेंट देयर इन अहमदाबाद का वो एग्जांपल दे रहे थे कि हर घर से बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल वेस्टेज जो है उनको मिलती है, ऑटोमेटिकली वो रिसाइकिल होती है, या तो उसकी खाद बनती है या बिजली बनती है, और उनको जो वो वेस्ट देते हैं उसको लगातार उनको बराबर पैसे मिलते रहते हैं। मैं आपको फरीदाबाद का एग्जांपल देता हूँ। यहाँ इंडियन ऑयल ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम जो वेस्ट है उस वेस्ट को कन्वर्ट करेंगे हम गैस बनाने में, जो कि खाने की गैस के लिए काम आएगा। 8 टन रोज उनको वेस्ट चाहिए होता है, और आपको जान के ताजुब होगा कि यहाँ पर काफी आरडब्ल्यू के सेंसिटाइजेशन के बाद सिर्फ 2-3 कॉलोनी ऐसी मिली हैं जो वेस्ट को अलग अलग करके देते हैं, और उनको रोज के मात्र 3 टन मिल पाते हैं। तो अब बात आती है कि किस तरीके से एनजीओ, आरडब्ल्यूए, ये लोग साथ मिल के काम करें तो कितना बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये आपके सामने है, एक तरफ आपके पास अहमदाबाद का एग्जाम्पल है, एक तरफ आपके पास फरीदाबाद का एग्जाम्पल है, जो हम लोग ये सारी टीम्स मिलके ना काम करने की वजह से आज एक अच्छे इनिशिएटिव्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं यहाँ पर एड ऑन करना चाहूँगा कुछ। फरीदाबाद से ही मेरी मुलाकात हुई थी इको क्लब की कुछ लेडीज से, जो कुछ लेडीज हैं और उस क्लब को चला रही हैं, एंड वो सिर्फ इतना कहती हैं कि हमें अपने घर का वेस्ट दे दीजिए, हम उसको सेग्रीगेट करेंगे और हम उसको आगे करेंगे। तो फरीदाबाद में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि लोग वहां तक अपना वेस्ट तक नहीं पहुंचाना चाहते। एंड उनमें एक लेडी है, उन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे वो एक अपार्टमेंट में रहती हैं, तो अगर लेट्स से वहाँ पे 7 फ्लोर है, तो 7 के 7 फ्लोर्स की जो किचन है वो सेम डायरेक्शन में है। उन्होंने क्या किया है कि जितना भी आरओ का पानी आपका वेस्ट होता है ना, उन्होंने मुझे जो अमाउंट बताया वो बोला था कि 8 लीटर पानी आप जो पीते हो उसके लिए 22 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, किचन से सबके पाइप निकाल के एक नीचे बहुत बड़ी 2000 लीटर की पानी की एक टैंकी लगा दी, और उसमें वो पानी आने लगा। उन्होंने कहा कि मैं दिन में 3-4 बार वो भर जाती है, उससे वो गार्डनिंग करती हैं, कार वॉश करती हैं, कपड़े धोती हैं, अपने घर के सारे काम कर लेती हैं। एंड मुझे लगता है कि ठीक है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बट अगेन इट्स एन इनोवेटिव थिंग जो वहां पर सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे चल रही है। मैं आपको यहीं का एग्जांपल देता हूँ। यहाँ ओमेक्स की कॉलोनी है यहाँ पे, ग्रीन वैली करके। वहाँ पर आरडब्ल्यू ने एक इनिशिएटिव लिया कि जो कूड़ा कलेक्ट करने वाला है, अगर आप उसको सेग्रीगेट करके नहीं देते हैं तो वो कूड़ा कलेक्ट ही नहीं करेगा। और उसने आरडब्ल्यू का ये इनिशिएटिव, लोगों ने बड़ा चीखा चिल्ली करी शुरू में, लेकिन बाद में ये सिस्टम बन गया। इस तरीके की 3-4 कॉलोनीज के आरडब्ल्यू ने इनिशिएटिव लिया। तो एनजीओस को चाहिए कि वो आरडब्ल्यूएस को सेंसिटाइज करें, आरडब्ल्यूएस को चाहिए कि वो अपने सिटीजन्स पे कंपल्शन करें, क्योंकि समाज के लिए बढ़िया है। जगह जगह कूड़े के ढेर इकट्ठा है, उससे क्या फायदा? अगर हम उसको रीयूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, खाद में, तो क्यों ना करा जाए। जी, और जब तक आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ आप रीयूज नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसको फेंक रहे हैं, तो आप उस चीज की कंप्लेंट नहीं कर सकते जब वहां से डेंगू मलेरिया जन्म लेगा।
हम उसकी कंप्लेंट नहीं कर सकते जब वहां पर आग लग जाती है, हम कंप्लेंट नहीं कर सकते जब कोई वहां पर ई वेस्ट वहां पे जाता है और कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो हार्मफुल होता है और वहां पे उसकी वजह से ब्लास्ट हो जाता है और बहुत बड़े पैमाने पर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। हम कंप्लेंट नहीं कर सकते जब मानसून सीजन होता है तो वहां से बह के जो गंदगी आती है वो स्लम्स में पहुंच जाती है, वहां पे लोग बीमार होते हैं। तो ये हमारे रियल इश्यूज हैं, ऐसा नहीं है इन्हें एड्रेस नहीं किया जा सकता। दिक्कत बस इतनी सी है कि हमारे बीच में उस जागरूकता की, उस एक अवेयरनेस की कमी है। और मैं आप सब लोगों से वापस से गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज थोड़ा सा इस मुद्दे को इस तरीके से समझिएगा। हम लोग जीवन की बात कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सेव आवर लाइव्स। हम फ्यूचर को और सस्टेन करना चाहते हैं और जिंदगी को यहाँ पर और बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। तो उस अगर आप कूड़े को, उस वेस्ट को आप सेग्रीगेट कर देंगे, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है। बहुत सारी एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं, बहुत सारी इनोवेटिव कंपनीज हैं जो इन सब चीजों के ऊपर काम कर रही हैं। बट अगेन एट द एंड जब तक हम सब लोग मिलकर उस एक चीज में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तब तक शायद वो चीज कारगर नहीं होगी। सर, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, जब हम बात करते हैं किसी एंटरप्रेन्योर की जो एक सस्टेनेबल इनोवेशन किसी वेंचर पे काम कर रहा है, किसी ऐसे इनोवेशन के ऊपर, तो कोई स्पेसिफिक स्किल उसे चाहिए? अगर चाहिए तो क्या? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि स्किल्स के अलावा जो जागरूकता की बात कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ, अगर मैं पैसा कमाना ही मेरी नीयत है तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जी। और मैं अपने प्रोडक्ट्स जो भी दे रहा हूँ किस तरीके से समाज का भला कर रहा है और मैं उससे 4 पैसे कमा सकता हूँ, तो ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं एक इंक्लिनेशन एथिकल काम करने का, अपने एनवायरनमेंट को सजोने का और अपने देश और समाज को मैं क्या दे पा रहा हूँ, ये माइंडसेट होना ज़रूरी है। स्किल सेट की बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज की एक विल चाहिए आपको, एक माइंडसेट चाहिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि जरूरत किस चीज की है। डेफिनेटली मतलब इसी चीज के लिए मुझे नहीं लगता कि पर्टिकुलर किसी स्किल की आपको ऐसे जरूरत पड़ेगी कि आप क्या बचा रहे हैं। हम सबको पता है जीवन बचा रहे हैं, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, वो सब चीजें हमें मिल जाएंगी, प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यूज, तो वो हमारे लिए ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? जागरूकता, एंड दैट्स इट। और वो सबसे बड़ी हमारे बीच में एक स्किल हो गया है। सर, अब सवाल को आगे लेकर जाऊं तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर हम बनाते हैं, जब वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो सस्टेनेबल डिजाइन कितना बड़ा रोल प्ले करता है? क्या जो डिजाइनिंग है वो भी सस्टेनेबल होना चाहिए? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप शायद डिजाइन थिंकिंग की बात कर रहे हैं जी। डिजाइन थिंकिंग इज अ थॉट प्रोसेस टू बिल्ड समथिंग। हम समाधान कर रहे हैं किसी चीज का, वो कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपने देखा होगा बैकपैक हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्कूल कॉलेजेस में, पीछे पिट्ठू बैग जिसे हम कहते हैं जी। कुछ स्टूडेंट्स ने मिलके ये सोचा कि भाई मैं सोलर बैग क्यों नहीं बना सकता, अगर मेरे को लैपटॉप चार्ज करना है, मोबाइल चार्ज करना है, मेरा लंच बॉक्स गर्म करना है, तो मैं सोलर बैग क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता। ये डिजाइन थिंकिंग है। आप अपनी सोच को उसमें ला रहे हैं और उसने वो बनाया और आपको ताज्जुब होगा, गूगल के सीईओ ने उसको फंड किया और तमाम तरीके की इन्वेस्टर्स कंपनी ने फंड किया और वो अब जैकेट्स भी और सोलर बैग्स भी बना रहा है। और इसी तरीके से एक मुझे अच्छा एग्जांपल आता है कि कुछ महाराष्ट्र के 3 बच्चे गांव में यूं ही घूमने गए और उन्होंने देखा कि आज भी जो स्टोव पे खाना बन रहा है उसमें काफ़ी लकड़ियां जलाई जा रही हैं, धुआं बहुत निकलता है और जिससे कि एनवायरनमेंट का बड़ा नुकसान होता है। उन्होंने तीनों ने काम किया, एक एनर्जी सेविंग स्टोव बनाया जिसमें 70% ज़्यादा एनर्जी बनती है और ईंधन कम इस्तेमाल होता है और धुआं नहीं निकलता। और इसके साथ साथ उन स्टोव से उन्होंने मोबाइल चार्जिंग, आपकी घर में एक लाइट जलाने का प्रबंध किया। तो ये सिर्फ डिजाइन थिंकिंग के प्रोसेस है जिसमें आप काम कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको पटना का बताना चाहता हूँ। समृद्धि सब्जी वाला IIM अहमदाबाद से पास एग्रीकल्चर में मैनेजमेंट में करा हुआ बंदा, उसने एक सब्जी की दुकान खोली पटना में। शुरू में पहले दिन 70 रुपए की सब्जी बिक रही थी, आज आपको ताज्जुब होगा 5 करोड़ की सब्जी मिलती है, क्योंकि वो गांवों में जाके किसानों को उनको टेक्नोलॉजी बताता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और बजाय ट्रांसपोर्टेशन में जो सब्जी का सामान खराब हो जाता है, 8-10 दिन 15 दिन लग जाते हैं एक सब्जी को कस्टमर तक आने में, उसकी सब्जी अगले दिन ही मिलती है। और उसने एक ऐसी ठेले बनाए हैं जिसमें कि वो सब्जी ताजा रहती है और घर में दूसरे दिन ही मिल जाती है। सब्जी कम कॉस्ट की, कोई वेस्टेज नहीं निकलती और ताजा सब्जी आपको मिलती है। तो ये कुछ
डिजाइन थिंकिंग, हम अपने थॉट प्रोसेस को एज ए इनोवेटर, एज ए स्टार्टअप, हम समस्याओं को गंभीरता से देखें और उसमें नया कोई इनोवेशन दें, ये डिजाइन थिंकिंग है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, अगर मैं अब अपने सवालों के सिलसिले को आगे लेकर चलूँ, तो सस्टेनेबल जो बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन कंट्रीब्यूशन होता है, वो किसी कंपनी के बॉटम लाइन में मतलब कितना बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। और अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक बेनिफिट्स की, तो सस्टेनेबिलिटी और ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या आपस में रिलेटेड है, या उसका कोई कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमिक बेनिफिट में व्हेन आई टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि आज की तारीख में ये रिसर्च ये कहती है कि अगर आप अपने समाज के प्रति जागरूक हैं, एथिकल वे में काम करते हैं, इन्वायरमेंटल का आप रिस्पॉन्सिबल हैं, इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल, तो आप दे आर मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनी, यू गेट अ बेटर ब्रांड माइलेज, योर गुडविल इज बेटर एंड यू अर्न मोर प्रॉफिट and you are more sustainable for a longer years. सर, कुछ ऐसे की ट्रेंड्स या अपॉर्चुनिटीज की आप बात करना चाहेंगे इन सस्टेनेबल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारे लिसनर्स को पता होने चाहिए? देखिए, आज की तारीख में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे कि एज ए एंटरप्रेन्योर आप काम कर सकते हैं। आपने देखा पराली जलाई जा रही है, जो पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कॉज है। मैं अभी जैसे आपको बताया स्विट्जरलैंड होके आया हूँ, वहाँ पर जितनी पराली है वहाँ बड़े बड़े रोल्स बनाए जाते हैं और उसको प्लास्टिक से कवर करके मैंने पाया है। पराली के बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे खड़े हुए हैं जो उससे कार्बन बना रहे हैं। वो आज की तारीख में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है किचन की एनर्जी बनाने के लिए, और उसको बॉयलर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपकी प्लेट्स बन रही हैं, थर्मोकोल की बजाय बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स वगैरह बनाई जा रही हैं। तो तमाम तरीके की चीज़ें हैं जिस पे काम किया जा सकता है। तो चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो, चाहे वो अनडिस्पोज्ड गार्बेज हो, या स्ट्रॉ बर्निंग हो, या पानी की जो वाटर लेवल है वो गिरता जा रहा हो, या फ्यूल जो है वो खत्म होता जा रहा है। पेट्रोल कितना आप जमीन से निकाल लोगे, कहां तक और कब तक, इसके पर्याय निकालने पड़ेंगे। तो ये सारी एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज हैं एक स्टार्टअप के लिए कि वो इन एरियाज पे काम करें, और ये आने वाला समय है जो इस पे काम करना जरूरी है। सर, मुझे अभी आपने पराली की बात करी तो अपने कुछ साल पहले के अखबार की कुछ हेडलाइंस याद आ रही हैं, जहां पर मैंने पढ़ा था कि पराली बनी समस्या, क्या इसका है कोई समाधान, इस तरह की चीजें हम लोगों ने देखी। तो पराली मतलब एक पॉइंट ऐसा था कि हम लोग बात कर रहे थे कितने गंभीर इशू है, क्योंकि सांस नहीं आती थी, हर तरफ फॉग दिखता था कितना ज्यादा, और हर इंसान उसको ट्रोल करता था, क्रिटिसाइज करता था। और अभी हम लोग यहाँ पर अपने स्टूडियो में बैठकर बात कर रहे हैं कि किचन की ये चीजें भी बन सकती हैं, हम ये भी बना सकते हैं, हम एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक इनोवेशन का एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कितनी बड़ी जो प्रॉब्लम थी हमारे सामने, उसको हमने कितना इनोवेटिव वे में उसको मॉड्यूल बना दिया एक, और उसको एक समाधान की तरफ हम ले गए। सागर, पेपर मिल में जो बगास इस्तेमाल होती है, वो इस्तेमाल होता है, उसका भी पर्याय है। लेकिन ये कि ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ती है। अगर हम उसको कॉम्पैक्ट और रोल्स में बना के पेपर मिल्स को दें, उससे पेपर भी बनाया जा सकता है। तो हमारा एनवायरनमेंट, पेड़ नहीं कटेंगे और बगास का यूज हो सकेगा। ये तो कुछ पर्याय हैं जिस पे काम किया जा सकता है। जी, और पराली और इस तरह की चीजें, मतलब ये बहुत ब्रिलियंट माइंड्स इनको निकालते हैं, और इसके लिए हमें कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी समस्या क्या है, पराली 100% जलनी बंद नहीं हुई होगी, मुझे पता है, आपके पास भी वो आंकड़ा है, आपको फिर से वो जलती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर हमारे पास इनोवेशन है, अगर हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है, हमारे पास इतने ब्रिलियंट माइंड्स हैं, तो क्यों हम उस टेक्नोलॉजी को वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे? क्यों वो किसान खुशी खुशी उस पराली को बेच नहीं पा रहे? क्यों वो हमें नहीं दे पा रहे कि आप इसको बना लीजिए? आप इसको क्या कहेंगे? मैं इसको बोलता हूं कि हमारे बीच में अभी गैप्स हैं। हम अभी उस चीज को लेकर उतने कंसर्न नहीं है, बोदर्ड नहीं है, ताकि हम उन गांव वालों को अवेयर कर पाए। जब हमारे पास उतनी चीजें हो जाएगी, वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ, मैं कंसर्न हूँ इस चीज को लेकर कि सर इसका मेरे पास एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है, रुकिए जलाइए मत, तो मैं जाके उन्हें बता दूंगा, और वो भी खुशी खुशी उसको लेकर आएंगे जब उन्हें समझ में आएगा कि इसको जलाने से जीवन जा रहा है। अगर उन्हें पता भी होगा तो अभी उनके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने खेत में अगली फसल उगानी है। सो दैट इज वन थिंग, और ये काम हम लोग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, गाँव में जाकर कनेक्शंस बनाकर, अलग अलग ब्रांडिंग के जरिए, कुछ प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग्स के ऊपर जो गाँव में सप्लाई होते हो, और करोड़ों वेज हम निकाल सकते हैं इन चीजों के।
लेकिन हाँ, इनोवेशन मैं बता रहा हूँ कि इन्वेंट कुछ किया जा चुका है, जरूरत है उसी चीज को सही कानों तक पहुंचाने की और सही तरीके से समझाने की। सर, अब मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, कुछ ऐसे नोटेबल चैलेंजेस या बैरियर्स के बारे में हम बात करना चाहेंगे जो एंटरप्रेन्योर्स फेस करते होंगे जब वो कुछ ऐसा सस्टेनेबल मॉडल बनाने की बात करते होंगे या कुछ सस्टेनेबल इनोवेशंस की तरफ जाते होंगे। सबसे बड़ी समस्या जो मैं देखता हूँ वो है टीम की। अगर 3 टीम मेंबर्स हैं और उसमें से एक जो है वो इको फ्रेंडली या राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है, बाकी 2 नहीं करना चाहते, तो सेम इंक्लिनेशन ऑफ अ माइंड इज रिस्पॉन्सिबल। बिल्ड अ टीम, द वन हु कैन थिंक ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंट एंड कीपिंग ecology is as important as earning the profit. I think ये एक मेन important thing है जो एक टीम बनाने में चाहिए। सर, मुझे ऐसा लगता है हर एक एंटरप्रेन्योर जो भी इनोवेशन की बात करता है या सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, उसको एक डॉक्टर अमित सेठ जैसे मेंटोर की जरूरत है जो सही चीजें सही दिशा की तरफ बता सके और एक मार्गदर्शन जो है वो प्रोवाइड कर सके। मैं ये कहता हूँ कि जो आपकी एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं या बिजनेसमैन है, दे हैव टू लीड बाय एग्जांपल। आपको खुद करके दिखाना पड़ेगा तो लोग आपकी बात को सुनेंगे। सर, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो किस तरीके से मेजर करते हैं एंड कम्युनिकेट करते हैं अपने एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट को जो उनके सस्टेनेबल मॉडल से होता है? आपको अपने करके ही दिखाना पड़ेगा चीज़ों को। जैसे मैंने आपको 1-2 एग्जांपल दिए कि वो कर रहे हैं कुछ चीज़ें। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ फोर्ड कंपनी का आपको। फोर्ड कंपनी में आप प्रोडक्ट बनाए चले जा रहे हो और वो बिक नहीं रहा है, आपकी इन्वेंट्री इतनी खड़ी हो गई जिसको कि आप बेच नहीं पाए और वो हालत में एनवायरनमेंट हजार्डस हो गई। आपको लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, वैल्यू चेन, आपको एग्जाम्पल क्रिएट करने पड़ेंगे। आपको एग्जाम्पल देखता हूँ, मेट्रो कैश एंड कैरी है। यहाँ पर प्रोडक्ट आपको तुरंत अवेलेबल होगा, बीच के मीडिएटर्स गायब होते हैं। तो ये सारे तरीके जो मॉडल्स बता रहा हूं आपको, ये आपको खुद करके दिखाने पड़ेंगे जिससे कम कॉस्ट में इन्वेंट्री को बिना खराब किए हुए तुरंत मुहैया कराया जा सके, कम प्राइस में। ये सब सस्टेनेबल इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के एग्जांपल। हमें खुद को एग्जांपल बनना पड़ेगा। सर, मैं बात करूं अगर सस्टेनेबल इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप की, तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब मैं बात करता हूं कि मैं उसको एक कल्चर बनाना चाहता हूं, तो किस मतलब क्या क्या चीजें की जा सकती हैं आपके हिसाब से जब तक वो कल्चर ना बने हमारा? कल्चर तो देखिए, अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स में जाएं तो बचपन से ही आपको किस तरीके से तहजीब और तमीज है कि आप अपना कूड़ा भी जो है डस्टबिन में फेंकेंगे, सफाई कैसे करनी है, पानी की वेस्टेज नहीं करनी है, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन की वेस्ट नहीं करनी है। ये शुरू से सिखाया जाता है और प्रताड़ना दी जाती है अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है, पेनल्टीज लगती हैं। तो ये शुरू से एजुकेट किया जाता है बच्चे को बचपन से और इस तरह से ही वो पूरा एनवायरनमेंट बनता है। तो बिना एजुकेशन के तो कुछ संभव ही नहीं है। तो कि स्कूल्स हो चाहे कॉलेजेस हो, तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। और मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मतलब जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनके पास लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का जो ब्रेन होता है वो एब्जॉर्प्शन मॉडल पे काम करता है। दे सिंपली एब्जॉर्ब थिंग्स, जो अपने आसपास वो देखेंगे वो उनका दिमाग उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बाद में बड़े होकर लेट्स से कि 20 साल तक उसने वो एक कल्चर देखा, वो एक चीज देखी, उसके ब्रेन ने उसको एब्जॉर्ब किया। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गई है। स्टिल बहुत कम चांसेस है कि 100% वो उस चीज को अपने अंदर से निकाल पाए, क्योंकि वो चीज दिमाग ने एब्जॉर्ब की है। अब लॉजिकल थिंकिंग उसके ऊपर उतनी हावी नहीं हो सकती है, वो उसके ऊपर हावी रहेगा। इसलिए हमेशा ये बोला जाता है ना कि बच्चे वो नहीं करते जो आप बोलते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं, क्योंकि वो देख के एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब तक हमारे बीच में ये कल्चर नहीं बनेगा कि वेस्ट सेग्रीगेशन या जो आपका पानी है उसको वेस्ट नहीं करना, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, इस मामले में आप जाके वेस्टर्न कल्चर को देख सकते हैं, जहां पर बहुत ही छोटी एज से बच्चों को बहुत सही ट्रेनिंग दे दी जाती है कि इसको ऐसे, उसको ऐसे, इसको ऐसे, ताकि उसको और सस्ता। बाहर देश में जाएंगे आप कूड़ा नहीं फेंकेंगे जी, आपको एनवायरनमेंट क्लीन मिलेगा। अपने ही देश में आप गंद फैला रहे हैं, क्योंकि वहां एक उन्होंने कल्चर बना रखा है कि आप वेस्ट फेंक ही नहीं सकते हैं इस तरीके से। तो वो जो उनको सिखाया गया है उससे ही उसका एनवायरनमेंट क्लीन होता है। तो ये कहीं ना कहीं इनबिल्ट होना चाहिए अपनी एजुकेशन में।
और इसमें एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, कभी आप यूरोपियन कंट्रीज गए हो या फिर कभी मौका मिले तो जाइएगा एक बार, जाके देखिएगा कि वहां पर किस तरीके से रोड्स काम करते हैं। लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वहां पे है, लेकिन उसके साथ साथ सबवेज वहां पर बने हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि लोग वहां पर पैदल चलना प्रेफर करते हैं। एम्स्टर्डम जैसे शहर आपको देखने को मिलेंगे जहां पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक अरबपति खरबपति लोग साइकिल पर चल रहे हैं एंड दे आर प्राउड ऑफ इट। ठीक है, क्योंकि हमारे उनके वहां पर वो चीज नहीं है कि भाई मेरी गर्दन छोटी हो जाएगी या मैं झुक जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें पता है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, दिस प्लेनेट इज ब्यूटीफुल, हमें इसको ब्यूटीफुल छोड़ना है। आप सोचकर देखिए, आप यहाँ से पहाड़ों पर गए, आपको बर्फ पसंद है, हरियाली पसंद है, आपने अपनी आंखों से उसको देख लिया, अब आपको सुकून मिल गया, तो अब आपका फर्ज क्या बनता है? आइडियली मेरा जो फर्ज बनेगा वो ये बनेगा कि मैंने इस ब्यूटी को निहार लिया और जितना हो सके, वो इनफाइनाइट है मेरे सामने, मैं उसको निहार लूंगा, वहां पर जितना हो सके मैं टाइम गुजार लूंगा, मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूं कि नहीं अब मैंने देख लिया है, अब मैं सारी बर्फ को वहां से हटा देता हूं और पेड़ को वहां से काट के फेंक देता हूं ताकि और कोई ना निहार पाए। आई नो ये बात आपको बहुत एब्रप्ट लग रही होगी, लेकिन ये मैंने बिल्कुल स्पष्टीकरण किया है यहाँ पे इस बात का कि हम लोग इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी चीजों के साथ यही कर रहे हैं कि भैया मेरे घर में पानी आ रहा है, मैं उसको पूरा यूटिलाइज करूंगा, वेस्ट भी करूंगा, बाकी किसी के लिए बचे या ना बचे। मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मैं उसको पूरी यूटिलाइज करूंगा। मैं अपने रूम में जब नहीं हूं तब भी मेरे रूम में एसी चल रहा है, बाकी किसी के लिए वो बचे या ना बचे। तो इस तरह के हमारे जो मेंटल हमारे ब्लॉक्स बन चुके हैं ना, इनको ब्रेक करने की जरूरत है और बाहर आने की जरूरत है, बाकी लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है। सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कुछ ऐसे ग्लोबल एग्जांपल्स ऑफ सस्टेनेबल इनोवेशन जिन्होंने एक बहुत पॉजिटिव चेंज जो लेकर आए हो समाज में। मैं आपको अभी बता चुका हूँ, जैसे टेस्ला का एग्जांपल आपको जी। मैंने बताया कि वो इलेक्ट्रिसिटी बेस पे काम कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल बताया जहाँ हवा के थ्रू पानी बनाया जा रहा है, ये अपने आप में ग्रेट एग्जांपल है। ईरान में समुद्र के पानी से पानी को रिसाइकिल किया जा रहा है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपने आप में ज़रूरी हैं। आप ग्लोबल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे थे तो मैं आपको अपना ये अभी रीसेंट टूर की बात बताता हूँ। जी प्लीज। कुछ इंडियन बाथरूम में नहाने के बाद उनका पानी जो है ड्रेन आउट हो गया उनके रूम में, वहाँ कालीन था वो गीला हो गया। वो तो अपने चले गए छोड़ के चेकआउट करके। बाद में जब होम हाउसकीपिंग ने देखा तो पानी लगा उनको मिला तो पानी की वेस्टेज हुई और वो जो कालीन गीला हो गया उसके लिए एनर्जी लगानी पड़ी क्योंकि उसको सोखने के लिए। तो उन्होंने जो ट्रैवल कंपनी थी उनको फ़ोन किया और उस बंदे को पेनल्टी इम्पोज करी गई कि जो तुमने पानी वेस्ट किया, जो एनर्जी हमको इस्तेमाल करनी पड़ी, 2-3 दिन हमें कमरा बंद करना पड़ा, उसको अच्छी खासी उसकी पेनल्टी देनी पड़ी। तो ये माइंडसेट की बात है जो ग्लोबल एग्जांपल्स भरे पड़े हैं, छोटी छोटी चीज़ों से सारी चीज़ें आगे निकल के आती हैं। जी सर, अब मैं अगर बात करना चाहूँ ग्लोबल लेवल पे दुनिया भर में कोई ऐसा इंसान जो एंटरप्रेन्योर नहीं है या जो अपना उस लेवल पे कोई बिजनेस सेटअप करके नहीं बैठा है, कोई वेंचर वहां पे रन नहीं कर रहा है, वो किस तरीके से मतलब सस्टेनेबिलिटी में अपना योगदान दे सकता है? मैं आपको एक दो आपने पहला जो क्वेश्चन पूछा था कोई एग्जांपल, तो एक पैटागोनिया कंपनी है जो आउटडोर अपैरल बनाती है, वो सस्टेनेबल बनाती है। इकवर करके एक कंपनी है जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स है। अपनी हिंदुस्तान की कंपनी है मामा अर्थ जो ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल है। अब आप कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने रोज के उसमें किस तरीके से योगदान दे सकते हैं सस्टेनेबिलिटी का। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। पॉलीथीन ना इस्तेमाल करें, कैप पूल कर लें, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का जुडिशियस कंजम्पशन करें, अपने आसपास की जो कम्युनिटी है अपनी विसिनिटी की उसको जागरूक करें। ये छोटी छोटी चीज़ें भी करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आ पाएगा। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, फ्यूचर की तरफ देखते हुए आप क्या पोटेंशियल देखते हैं फॉर सस्टेनेबल इनोवेशन? जब हम बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे बीच में ना इश्यूज हैं, मेजर इश्यूज ग्लोबली, तो किस तरीके से हम उनको एड्रेस कर सकते हैं और आप किस तरीके से इस एक चीज को देखते हैं? सबसे पहले इंटरेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स, वेदर गवर्नमेंट इज देयर, वेदर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आर देयर, वेदर RWAs are there or whether citizens are there, they have to work together and an integration and for a proper synergies that will make the difference. Then product market fit, मैं जो बना रहा हूँ कहीं मैं
अपने समाज को या पॉल्यूशन को तो नहीं खराब कर रहा हूँ, और कंपटीशन की राह में जाते हुए अपनी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और सस्टेनेबिलिटी को तो नहीं अफेक्ट कर रहा हूँ, और किस तरीके से मैं टेक्नोलॉजी को प्रॉपर इंटीग्रेट कर सकूँ फॉर प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस। दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स वी हैव टू लुक एट। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच सर। यही मेरे वो तमाम सवाल थे। मुझे उम्मीद है कि वो तमाम चीज़ें जो हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर यहाँ पर एड्रेस करना चाह रहे हैं उनको हम एड्रेस कर पाए हैं। सो डॉक्टर अमित सेठ हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त निकाल के अपने घर से आए रात को इस टाइम यहाँ पर अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, सर दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। धन्यवाद सागर, और मेरे लिए भी खुशी की बात है कि मैं किसी तरीके से आपके साथ जुड़ के कुछ अच्छी बात कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, ये हमारा सौभाग्य है आप हमारे साथ जुड़े। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारा तो देखिए लंबा सफर है, 150 घंटे तक हम लोग बात कर रहे हैं, और बने रहिए इसी के साथ हमारे साथ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में हम लोग आगे और बहुत सारी चीजें हैं जिनको एक्सप्लोर कर रहे हैं।